जय राम जी की। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हिस्ट्री की क्लास में आपका स्वागत है पुनः। तो हम यहाँ तक पिछले क्लास में देखे थे कि 1502 में वास्को डी गामा दूसरी बार भारत आए थे और पहली व्यापारिक कोठी 1503 में कोचीन में वास्को डी गामा के प्रयास से खोला गया था और द्वितीय व्यापारिक कोठी 1505 में, और उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है कोचीन में ही, वास्को डी गामा का, भारत के कोचीन में। अब अगला यहाँ तक हम पिछले क्लास में पढ़ चुके थे। हाँ, तो क्या था, प्रथम पुर्तगाली गवर्नर जब बन के आया, भेजा पुर्तगाली को भारत, गवर्नर फ्रांसिस्को दी अल्मीडा को गवर्नर बना के भेजा 1505 में। 1505 से लेकर फ्रांसिस्को दी अल्मीडा 1509 तक रहा। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, पुर्तगालियों के दक्षिण पूर्व एशिया के व्यापार को सुरक्षित करना। दक्षिण पूर्व एशिया को क्या था, पुर्तगालियों के दक्षिण पूर्व एशिया को व्यापार के सुरक्षित करना था। और ये दक्षिण पूर्व एशिया को व्यापार को सुरक्षित करना, इसे ही ब्लू वाटर पॉलिसी कहा गया। क्या कहा गया, ब्लू वाटर पॉलिसी। नीले जल की नीति का जनक फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को माना जाता है। पुर्तगाली खुद को क्या मानता था, सागर का स्वामी कहते थे। पुर्तगाली खुद को सागर का स्वामी कहते थे। तो पहला गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को बना के भेजा, और इसका जान गए कि दक्षिण पूर्व एशिया में व्यापार करने का उद्देश्य से आए थे। तो पुर्तगाली सब जितने थे, यूरोपवासी सब, ये सब व्यापार करने के उद्देश्य से ही भारत आते थे। लेकिन बाद में उन्होंने अपना आधिपत्य स्थापित करते करते उपनिवेश बना लिया भारत को अपना। फिर आया अल्फांसो द अल्बुकर्क, 1509 से लेकर 1515 तक रहा। फ्रांसिस्को द अल्बुकर्क जो है 1509 में पुर्तगालियों का गवर्नर नियुक्त हुआ, या पुर्तगालियों का क्या था, वास्तविक गवर्नर बन के आया, वास्तविक संस्थापक था। पुर्तगाली शक्तियों का वास्तविक संस्थापक अल्फांसो द अल्बुकर्क बना, और 1510 ईस्वी में गोवा पर अधिकार कर लिया। तो इसमें पूछेगा कि मैम कि गोवा पर अधिकार किसने किया, तो अल्फांसो द अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में गोवा पर अधिकार किया। और 1510 में फिर गोवा को इसी ने बीजापुर के आदिल शाह, गोवा को इसी ने बीजापुर के आदिल शाह सुल्तान आदिल शाह से छीना। गोवा को इसी ने, अल्फांसो द अल्बुकर्क ने गोवा को छीना सुल्तान यूसुफ आदिल शाह से। और सती प्रथा का अंत अल्बुकर्क ने किया। अल्फांसो एक आम की खेती है। अल्फांसो क्या है, आम की खेती होता था भारत में, पहली बार इसी के समय में हुआ था। अल्फांसो एक आम का प्रजाति है। और 1515 में अल्बुकर्क की मृत्यु भारत में ही हो गया। तो इसका भी क्या हुआ, भारत में ही मृत्यु हो गया 1515 में। मतलब लगभग लगातार जो है 2-3, एक जो कि वास्तविक संस्थापक या वास्तविक गवर्नर बन के आए थे, मुख्य का तो पुर्तगाली गवर्नर का भारत में ही मृत्यु हो गया। और अल्फांसो आम का जो है खेती ना महाराष्ट्र में होता था, पहली बार किया गया था। तो अल्फांसो द अल्बुकर्क का मृत्यु तो हो गया 1515 में, लेकिन 1515 में हो गया, लेकिन 1509 से लेकर मृत्यु के बाद भी 1529 तक शासन चला इसका। मृत्यु के बाद भी 1529 तक कोई हालांकि नहीं बना था, लेकिन 1500 पुर्तगाली गवर्नर जो है कोई नहीं बना था। इसके बाद 1530 में जाके 1529 में नीनो डी कुन्हा बना, और 1515 से लेकर 1529 तक इन्हीं के प्रभाव में रहा पुर्तगाली शासन। मृत्यु के बाद आया जो कि इसका मृत्यु के बाद, अल्बुकर्क के मृत्यु के बाद जो भी आया तो 1515 से 29 के बीच, तो वो उतना महत्वपूर्ण नहीं थे, महत्वपूर्ण कार्य नहीं किए थे। तब
अब नीनो डी कुन्हा के बारे में पढ़ेंगे। तो अब नीनो डी कुन्हा के बारे में है 1529 से लेकर 1538 तक नीनो डी कुन्हा पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक बन के आया। और इन्होंने क्या किया, कोचीन को अपना पहला राजधानी बनाया था। और उसके बाद कोचीन के बाद गोवा को, कोचीन से गोवा हस्तांतरित कर दिया, राजधानी को हस्तांतरित कर दिया। और कोचीन से गोवा राजधानी हस्तांतरित किया। पुर्तगालियों के द्वारा भारत में कार्टेज अल्मेडा कैफिल सिस्टम की शुरुआत की। तो पुर्तगालियों के द्वारा भारत में कार्टेज अल्मेडा कैफिल सिस्टम जो है इस सब सिस्टम का शुरुआत किया। फिर 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय जो था, 1661 में चार्ल्स द्वितीय इंग्लैंड का राजा था। चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन के साथ हो गया। इस अवसर पर उस समय भी दहेज दिया जाता था, अपना एक दहेज रूप में कहिए या भेंट के रूप में। तो पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को क्या किया, दहेज के रूप में बम्बई द्वीप प्रदान किया। और बम्बई द्वीप प्रदान किया तो अब चार्ल्स द्वितीय ने क्या किया, चार्ल्स द्वितीय ने कि 10 पाउंड सालाना वार्षिक कर पे क्या किया, सट्टे पे लगा दिया, बॉम्बे द्वीप जो है सट्टे पे लगा दिया। तो कोचीन पहला राजधानी था, उसके बाद गोवा को दूसरा राजधानी बनाया नीनो डी कुन्हा ने हस्तांतरित करके। पुर्तगालियों का पहला राजधानी था, पहले से कोचीन था। और कोचीन से नीनो डी कुन्हा से पहले ही कोचीन राजधानी था। आपने देखा था कि गोवा को कोचीन को राजधानी बनाया था उसी टाइम पे जब वास्को डी गामा भारत आए थे। तो वास्को डी गामा के समय से ही कोचीन राजधानी था, पुर्तगालियों का साम्राज्य की राजधानी, पहला राजधानी था। दूसरी राजधानी गोवा बना, गोवा। तो 10 पाउंड वार्षिक कर पे जो है लेकर बॉम्बे ईस्ट इंडिया कंपनी 1868 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने 10 पाउंड की वार्षिक किराया पे तो बम्बई दे ही दिया था। किसको दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। और भारत में पुर्तगालियों का देन क्या है अब जानेंगे। पुर्तगालियों का देन पोटैटो है, फिर टोबैको है, रेड चिली है, ऑरेंज है, पाइनएप्पल है। तो ये पुर्तगालियों की देन है। पोटैटो आलू, तंबाकू हो गया, रेड चिली लाल मिर्ची, और नारंगी और अनानास, ये पुर्तगालियों की देन है। ये 5 याद रखेंगे, 5 चीज़, एक मुख्य चीज़ 5 याद रखेंगे। और जहाज निर्माण, प्रिंटिंग प्रेस, 1556 से गोवा में चर्च का कैथोलिक डेगिस ईसाई धर्म का आगमन। 1556 में गोवा में क्या हुआ, ईसाई धर्म का आगमन हुआ। पोटैटो, पाइनएप्पल ये खाने वाला चीज़, जहाज निर्माण, प्रिंटिंग प्रेस पुर्तगालियों के द्वारा ही आया। फिर 1556 गोवा चर्च का कैथोलिक डेगिज ईसाई धर्म का आगमन। उसके बाद गोवा में ईसाई धर्म का आगमन हुआ 1556 में। पुर्तगाली पूरी तरह से भारत से 1961 में जाता है। तो क्या होता है, पुर्तगाली पूरी तरह से 1961 में भारत से जाता है, 1961 में। तो सबसे पहले आने वाला पुर्तगाली ही था और सबसे बाद में जाने वाला पुर्तगाली ही था। तो 1498 से लेकर 1961 तक पुर्तगाली क्या होता है, मूल रूप से गोवा और दमन और दीव में रहता है। 1498 से लेकर 1961 तक गोवा और दमन दीव ही उसका अड्डा रहता है। 1961 में गोवा, दमन और दीव को पुर्तगालियों से मुक्त कराकर भारत का एक अभिन्न अंग, एक यूटी बन गया 1961 में गोवा। फिर यूटी के रूप में बनाया जाता है। उसके बाद लेकिन 1987 में 56वां संविधान संशोधन करके गोवा को भारत का 25वां राज्य बनाया गया। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट है
कि ये महत्वपूर्ण फैक्ट है ये कि 1987 में कम्मा संविधान संशोधन, तो 56वां संविधान संशोधन करके गोवा को क्या किया, 25वां राज्य का दर्जा देके भारत का अभिन्न अंग बना लिया गया। और इसी के साथ गोवा राज्य के लिए विशेष प्रावधान आर्टिकल 371 के तहत, तो गोवा राज्य के लिए विशेष प्रावधान किया गया कि आर्टिकल 371 के तहत गोवा को अभिन्न अंग 25वां राज्य का दर्जा दिया गया, अभिन्न अंग बनाया भारत का। पुर्तगाली मालाबार और कोंकण तट से काली मिर्च का निर्यात करते थे। पुर्तगाली क्या करते थे, मालाबार तट और कोंकण तट से काली मिर्च का निर्यात करते थे, यहाँ से लेके जाते थे। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1596, क्या है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1596, तो डच मूलतः नीदरलैंड का निवासी थे, जो नीदरलैंड को हॉलैंड भी कहा जाता है, ठीक है। और भारत आने वाला पहला यात्री डच यात्री कार्लेनियन हाउटमैन था। कौन था, कार्लेनियन हाउटमैन था, पहला डच यात्री कार्लेनियन हाउटमैन था, जो कि 1596 ईस्वी में भारत आया था। तो डच कब आया था, 1596 ईस्वी में आया था, 1596 में डच आया था। और इसका उद्देश्य भी क्या था, व्यापार करना था। 1498 में वास्को डी गामा भारत आया ही था, और इसका भी उद्देश्य था व्यापार करना, और इसका भी उद्देश्य क्या था, व्यापार करना। तो 1596 में डच क्या होता है, भारत आते हैं, भारत आधा। फिर 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना होता है। 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना किया जाता है। और यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड, तो ये मूलतः थे नीदरलैंड का निवासी। तो इसका पूरा नाम क्या था, यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। डचों ने भारत में अपना पहला व्यापारिक कोठी मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश, जो कि आंध्र प्रदेश में है, मछलीपट्टनम 1605 ईस्वी में खोला। 1605 में भारत में पहली व्यापारिक कोठी मछलीपट्टनम में खोला। और 1610 ईस्वी में पुलिकत में दूसरी व्यापारिक फैक्ट्री खोला, दूसरी व्यापारिक कोठी 1610 ईस्वी में। तो ये दूसरी पुलिकत कहाँ है, पुलिकत है तमिलनाडु में। पुलिकत तमिलनाडु का भाग था, अभी आंध्र प्रदेश का भाग हो गया, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश का भाग है पुलिकत, जो कि पुलिकत झील भी है। पुलिकत में दूसरी व्यापारिक कोठी खोला। हाँ, तो अब क्या है कि पुलिकत की फैक्ट्री में ही, पुलिकत किसके लिए अभी प्रसिद्ध हो गया कि पुलिकत में जो दूसरी व्यापारिक कोठी खोला, तो पुलिकत की फैक्ट्री में पैगोरा सिक्के ढाले जाते थे। क्या होता था, पैगोरा सिक्के, सोने का सिक्का होता था, तो पैगोरा सिक्का ढाले जाते थे। और पुलिकत में ही डच एकमात्र किला था, डचों का एकमात्र पुलिकत में ही किला था, डचों का एकमात्र किला था, डचों का किला था। 1510 में सिक्का सोना का 1510 में सबसे पहली बार पैगोरा सिक्का ढाला गया। और पैगोरा यानी सोने का सिक्का, जो गैलरिया का किला के नाम से जाना जाता। डचों का एकमात्र किला किस नाम से जाना जाता है, तो गैलरिया का किला के नाम से जाना जाता था, पुलिकत वाला किला को। और बंगाल में पहली व्यापारिक कोठी तो 1627 में पिपली नामक स्थान में खुला। तो बंगाल में पहली व्यापारिक कोठी पिपली नामक स्थान पे खोला गया। 1627 में भारत में पहली बार शेयर होल्डर बिजनेस शुरू किया गया। शुरू करने वाले डच ही था। शेयर होल्डर्स कंपनी का शुरुआत किसने किया, तो पहली बार डच ने ही शुरू किया। मतलब शेयर होल्डर्स मतलब साझेदार, पार्टनरशिप वाला कंपनी खोला। भारत में पहली बार खोला। और 1627 में पिपली नामक स्थान में पहली व्यापारिक, बंगाल में पिपली में 1627 में खोला, बंगाल के पिपली में व्यापारिक कोठी। तो यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बंगाल में पहली व्यापारिक कोठी का स्थापना कब किया गया और कहाँ किया गया, तो 1627 में पिपली नामक स्थान में हुआ। अब इसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने भारत में क्या चलाए, गोल्डन कॉइन चलाए।
गोल्डन कॉइन चलाए जिसे पैगोडा कॉइन भी कहा जाता है, अभी आपने जाना। और डचों ने, अगर हम बात करें ट्रेड का, तो ये भारत में मुख्यतः सूती वस्त्र, नील, मसाले, कच्चे रेशम का व्यापार करते थे। तो डच मुख्यतः किस किस चीज़ का व्यापार करते थे, तो सूती वस्त्र का व्यापार करते थे, फिर नील का व्यापार करते थे, सूती वस्त्र का, नील का व्यापार करते थे, मसाले का, मसाले में जैसे हो गया जीरा हो गया, काली मिर्च हो गया, ये सब हो गया, फिर दालचीनी हो गया, और कच्चे रेशम का व्यापार करते थे। फिर 1759 में डच और ब्रिटिश के बीच बैदरा का युद्ध हुआ। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा कि बैदरा का युद्ध कब हुआ, बैदरा का युद्ध कब किया गया और किसके बीच में। तो 1759 में डच और ब्रिटिश के बीच में बैदरा का युद्ध हुआ, डच और ब्रिटिश के बीच में, डच vs ब्रिटिश के बीच में। और डचों को क्या किया, ब्रिटिश ने मार मार के भगा दिया। तो अंग्रेज़ों ने उसका बहुत ही बुरी तरह से उसको मार के, बुरा हाल करके उसको भारत से भगा दिया 1759 ईस्वी में डच को। तो डच तो बेचारा चले गए भारत से। अब यहाँ आ गया, यहीं से, इसके पहले से ही अंग्रेज़ टकटकी लगाए बैठा हुआ था भारत पे। तो यहाँ डच ने उसको पूरी तरह स्वतंत्र रूप से नहीं कोठी मतलब अपना उपनिवेश स्थापित करने दे रहा था। तो इसको हरा के बैदरा का युद्ध में और उसको भारत से निकाल दिया गया 1759 में। लेकिन अंग्रेज पहले ही आ चुका था भारत। अब आगे जानेंगे। तो बैदरा का युद्ध में क्या होता है, डचों की हार होती है। इस युद्ध में अंग्रेज़ों की तरफ से कौन लड़ता है, तो रॉबर्ट क्लाइव था, उस टाइम नेतृत्व कर रहा था। बैदरा का युद्ध के बाद डचों से राजनीतिक और सैन्य अधिकार छीन लिया जाता है डचों से, और व्यापारिक अधिकार को क्या कर देता है, सीमित कर देता है। और उस टाइम जो है 1759 में जो बैदरा का युद्ध होता है 1759 में, तो डचों का हार तो होता है, लेकिन भारत से निकलने के लिए तो कहता है, लेकिन वो पूरी तरह से वो भारत से बाहर नहीं जाता है। और क्या होता है कि फिर भारत में उसका अधिकार जो है व्यापारिक दृष्टि से सीमित कर दिया जाता है। और उसके बाद 1795 में पेरिस की संधि होता है अंग्रेज और डचों के बीच। पेरिस संधि के द्वारा डचों के सभी व्यापारिक कोठियों को अंग्रेज़ों के द्वारा क्या होता है, छीन लिया जाता है। तो कुछ दिन 1759 से लेकर 1795 ईस्वी तक डच का अधिकार सीमित अधिकार के साथ भारत में रह रहे थे डच। और 1700 लास्ट में पेरिस का संधि होता है, और इसी में क्या होता है, पेरिस की संधि में लगातार क्या होता है, अंग्रेज डच को सताते रहता है। लास्ट में क्या होता है कि 1795 में पेरिस की संधि होता है और इसका सारा अधिकार छीन लिया जाता है अंग्रेज़ों के द्वारा। और ये लास्ट में क्या होता है, ये 1795 में ही पूरी तरह से क्या होता है कि हर दृष्टि से वो उसका सब कुछ ख़त्म हो जाता है तब। परंतु सूरत को कुछ शर्तों के साथ अंग्रेज़ों को लौटा दिया जाता है, और सूरत भी लौटा देता है डच ने, सूरत को भी लौटा देता है। उसके बाद 1824 में हार फार के पूरी तरह से क्या कहें कि उसके पास कोई भी शक्ति नहीं बचता है डचों के पास। तब डच सूरत को अंग्रेज़ों को बेचकर हमेशा के लिए भारत छोड़कर चला जाता है। तो इतना ही बहुत ज़्यादा परेशान हो गया अंग्रेज़ों से, तो डच भारत छोड़कर लास्ट में 1824 में भारत छोड़ के चला जाता है। अब आ गया अंग्रेज। जब डच चला ही गया पूरी तरह से, तो उसके पहले से टकटकी तो लगा के बैठा ही था, लेकिन पूरी तरह से उसका अधिकार को ध्वस्त नहीं कर पाया था। तो लास्ट में 1895 में 24 में उसको भगा ही दिया। तो टकटकी कब से लगा के बैठा था, 1585 से ही टकटकी लगा के बैठा था अंग्रेज के बारे में अब जानेंगे। अंग्रेज भारत कब आता है, 1585 में अकबर के दरबार में आता है। अकबर के दरबार में सबसे पहला अंग्रेज कौन था, रॉल्फ फिंच था। तो ये इम्पोर्टेंट एकदम यहाँ से क्वेश्चन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है
कि अकबर के दरबार में सबसे पहला अंग्रेज कौन आता है, तो रॉल्फ फिंच आता है। और कब आता है, तो 1585 ईस्वी में आ जाता है रॉल्फ फिंच। 1585 ईस्वी में रॉल्फ फिंच अकबर के दरबार में आता है। दूसरा ब्रिटिश था, भारत आने वाला दूसरा ब्रिटिश था जॉन मिल्टन हॉल। जॉन मिल्टन हॉल अकबर के दरबार में आता है 1599 ईस्वी में। कब आता है, तो 1599 में आता है। पंद्रह सौ 99 में जॉन मिल्टन हॉल आता है, अकबर के दरबार में आता है दूसरा ब्रिटिश। फिर रॉल्फ फिंच जो है, रॉल्फ फिंच मर्चेंट एडवेंचर होता है। क्या रहता है, ये मर्चेंट एडवेंचर था। और एलिजाबेथ टेलर फर्स्ट के द्वारा ही 1600 ईस्वी में मर्चेंट एडवेंचर ग्रुप को एक चार्टर जारी किया। तो 1600 ईस्वी में मर्चेंट एडवेंचर ग्रुप को एक चार्टर जारी किया जाता है, जिसके तहत 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो जाती है। तो 31 दिसंबर ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब होता है, तो 1600 ईस्वी 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना होता है, जिसमें प्रारंभ में 217 सदस्य होता है ईस्ट इंडिया कंपनी में। और इन्हें 15 साल तक भारत में व्यापार करने के लिए एकाधिकार प्रदान किया जाता है। तो भारत में जो है इसको व्यापार करने के लिए कितने सालों का एकाधिकार प्राप्त रहता है, तो 15 सालों का एकाधिकार रहता है। और 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हो जाता है। और मर्चेंट एडवेंचर ग्रुप का एक चार्टर रहता है, ये जारी किया जाता है कि 15 साल के लिए 31 दिसंबर 15 साल के लिए भारत में व्यापार कर सकता है, और उसी को एकाधिकार प्राप्त है। 217 सदस्य होते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी में प्रारंभ में। और ये जो है 1500 ये जो है एलिजाबेथ टेलर के द्वारा ही ये आदेश, एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा ये आदेश जारी किया जाता है। तो एलिजाबेथ के द्वारा हो जाता है 31 दिसंबर 1600 उसकी के आदेश से हो जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। और ईस्ट इंडिया कंपनी का अब वास्तविक नाम क्या होता है, द गवर्नर एंड मर्चेंट ऑन लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडिया। इसका पूरा वास्तविक नाम था द गवर्नर एंड मर्चेंट ऑन, ये एग्जाम में पूछा जाता है, द गवर्नर एंड मर्चेंट ऑन लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडिया। तो किसका मूल नाम है, वास्तविक नाम तो ईस्ट इंडिया कंपनी का है, तो इसको शॉर्ट कर दिया गया बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी। फिर 1603 ईस्वी में एलिजाबेथ प्रथम का क्या होता है, मृत्यु हो जाता है। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना होता है एलिजाबेथ प्रथम के आदेश पे। फिर 1605 में भारत में भी मुगल बादशाह अकबर की मृत्यु हो जाता है। तो इसी टाइम में 1603 में होता है इसका 1603 में एलिजाबेथ प्रथम का मृत्यु, 1605 में अकबर का होता है मृत्यु। उसके बाद 1603 में ही ब्रिटेन में एलिजाबेथ के बाद जेम्स प्रथम को महाराजा बनाया जाता है। तो जेम्स प्रथम यहीं से महाराजा बनना स्टार्ट हो गया। 1603 में ही महाराजा बना दिया गया एलिजाबेथ प्रथम का जैसे ही मृत्यु हुआ। और 1605 में भारत में अकबर की मृत्यु के बाद जहांगीर को बादशाह घोषित किया। और 1605 में जहांगीर को अकबर की मृत्यु के बाद जहांगीर को बादशाह घोषित किया जाता है 1605 में। और ईस्ट इंडिया कंपनी का वास्तविक नाम द गवर्नर एंड मर्चेंट ऑन लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडिया था ही 1556 से 1605 ईस्वी तक। ये हो गया ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। और 1556 से लेके 1605 ईस्वी तक अकबर का शासनकाल रहता है, 1556 से 1605 तक। तो जेम्स प्रथम 1603 में ही वहाँ लंदन का जो है राजा घोषित कर दिया जाता है 1603 में ही जेम्स प्रथम को। तो अब क्या करता है जेम्स प्रथम ने 1603 में इसको राजा घोषित कर दिया जाता है महारानी एलिजाबेथ प्रथम का।
मृत्यु होने के बाद उसके बाद जेम्स प्रथम ने क्या करता है, विलियम हॉकिंस जो रहता है, विलियम हॉकिंस, तो वो अपना राजदूत बनाकर जहांगीर के दरबार में आगरा भेजता है। जहांगीर कहाँ से शासन कर रहा था, तो आगरा से शासन कर रहा था उस टाइम में, दिल्ली के आगरा से। तो 1608 में, यानी कि एलिजाबेथ के मृत्यु के 5 साल बाद 1603 में इसका मृत्यु हो गया एलिजाबेथ प्रथम का। फिर 1608 में विलियम हॉकिंस ने जहांगीर के दरबार में विलियम हॉकिंस को भेजा। किसने भेजा, तो किसे भेजा, विलियम हॉकिंस को भेजा। कौन आया, तो विलियम हॉकिंस आया जहांगीर के दरबार में। और राजदूत बनाकर किसने भेजा, तो जेम्स प्रथम ने भेजा। तो कैप्टन विलियम हॉकिंस कैप्टन के रूप में आया था। विलियम हॉकिंस समुद्री मार्ग से भारत आने वाला। अब वो पहले जो था कि पैदल रास्ता से आता था, स्थल मार्ग से, समुद्री मार्ग से आया विलियम हॉकिंस। समुद्री मार्ग से आने वाला पहला अंग्रेज यात्री था। तो यहाँ ये क्वेश्चन बनता है कि समुद्री मार्ग से आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था, विलियम हॉकिंस था। किसके दरबार में आया था, तो जहांगीर के दरबार में आया था। और हेक्टर या रेड ड्रैगन नामक, रेड ड्रैगन का ये या हेक्टर जहाज नामक जहाज से, पानी के जहाज से आया था। रेड ड्रैगन या हेक्टर नामक जहाज से आया था, इस्तेमाल करता था उस टाइम। 3 वर्षों तक भारत में रहता है। तो विलियम हॉकिंस भी 3 साल तक भारत में रहता है। विलियम हॉकिंस आता है रेड ड्रैगन जहाज से भारत। तो हॉकिंस अंग्रेज के साथी थे, सॉरी हॉकिंस क्या था, हॉकिंस अंग्रेज के साथ साथ तुर्की फारसी भाषा भी जानता था। हॉकिंस अंग्रेजी भाषा भी जानता था, ये थोड़ा पढ़ा लिखा था हॉकिंस, विलियम हॉकिंस, इसीलिए इसको राजदूत बनाया गया। तो राजदूत बनाकर जेम्स प्रथम ने इसको भेजा। क्या हो रहा है, तो हॉकिंस अंग्रेज के साथ साथ तुर्की, अंग्रेजी के साथ साथ, सॉरी तब ना बार बार इस यहाँ गलती हो रहा है, अंग्रेजी के साथ साथ तुर्की भाषा और फारसी भाषा भी जानता था। तो 3 भाषा हॉकिंस जानता था विलियम हॉकिंस। ये आया था जहांगीर के दरबार में 1608 ईस्वी में आया था। तो इसलिए जहांगीर ने ये जब जानता था, 3 भाषा का जानकार था, 1608 ईस्वी में क्या किया था, 1600, तो इसीलिए जहांगीर ने इसे इंग्लिश खान और कैप्टन खान की उपाधि दिया। तो जहांगीर ने इसको क्या किया कि इंग्लिश खान और कैप्टन खान का उपाधि दिया। विलियम हॉकिंस को पहला विदेशी था जिसे जहांगीर द्वारा 400 मनसब प्रदान किया गया। 400 मनसब इसको दिया गया, विलियम हॉकिंस को 400 मनसब। कितना मनसब, तो 400 मनसब प्रदान किया गया। कैप्टन हॉकिंस से प्रभावित होकर मुगल बादशाह जहांगीर ने 1608 ईस्वी में गुजरात के सूरत में प्रथम व्यापारिक कोठी खोलने की अनुमति मिला। तो सूरत में क्या हुआ कि गुजरात के सूरत में प्रथम व्यापारिक कोठी खोलने का अनुमति मिल गया। कैप्टन हॉकिंस से प्रभावित हो गया था जहांगीर जब कैप्टन हॉकिंस से प्रभावित हुआ था, क्योंकि वो 3 भाषा का जानकार था और वो पढ़ा लिखा भी था। तो इससे प्रभावित होने के बाद इसको इंग्लिश खान का उपाधि दिया और कैप्टन खान का भी उपाधि दे दिया। और उसके बाद सूरत में क्या किया, इसको व्यापारिक कोठी खोलने का अनुमति दी। क्या हुआ कि वो सब हालांकि व्यापार करने के अर्थी से आया था, लेकिन धीरे धीरे यहाँ का संसाधन को देख के, यहाँ का जो है भारत की संस्कृति सभ्यता को देख के, और यहाँ का जो है सादगी, समझ लीजिए एक कि भारत की सादगी का फ़ायदा उठा के उसने उपनिवेश बना लिया भारत को अपना। तो व्यापारिक कोठी खोला। व्यापार करने के बाद धीरे धीरे उसने अपना क्या किया कि पाँव फैलाते फैलाते अपना व्यापारिक उपनिवेश बना लिया। व्यापारिक उपनिवेश के बाद शोषण करने लगा भारत का। तो परंतु पुर्तगालियों के विरोध के बाद बादशाह जहांगीर ने अंग्रेजों के सूरत में फैक्ट्री स्थापित करने के आज्ञा पत्र को रोक दिया। तो पुर्तगाली ने बोला कि नहीं, हम जो यहाँ आए हैं व्यापार करने, तो अंग्रेजों का नियत साफ नहीं है, आप उसको जो है व्यापार करने का आज्ञा मत दीजिए, आज्ञा पत्र। तो उसको सिखाया गया। जहांगीर तो भोला भाला, तो उसको कुछ पता ही नहीं था अंग्रेज किस लिए भारत आया था। तो अपना क्या होता था कि अंग्रेज सामने वाला को प्रभावित करके, उसे आकर्षित करके जो है वो अपना
आधिपत्य स्थापित कर लेता था। जहाँ जाता था तो अपना प्रभाव दिखाता था, उसके प्रभाव से प्रभावित हो जाता था भारतवासी, और उसको फिर कुछ ना कुछ पुरस्कृत कर दिया जाता था। तो वही हुआ कि सूरत में क्या क्या आज्ञा पत्र दे दिया अति व्यापार करने के लिए, खोलने की अनुमति दिया, लेकिन फिर आज्ञा पत्र पे जो है रोक लगा दिया। तो ये सिखाया पुर्तगाली ने कि नहीं, अंग्रेज जो है उसका क्या है, नीति साफ नहीं है। तो फैक्ट्री क्या है 1608 में पुर्तगालियों के विरोध के कारण अधूरा रह गया। तो आज्ञा जो दिया था उसने क्या किया, तुरंत बहुत ही जल्दीबाजी में अपना कोठी स्थापित करना शुरू भी कर दिया था, व्यापारी कोठी। तो उसके बाद अधूरा रह गया सूरत में 1608 में। तो क्या हुआ कि पहली अस्थाई फैक्ट्री तो उसका सूरत में हो ही गया, 1608 ईस्वी में दे दिया था। तो वो अस्थाई फैक्ट्री भी मसूलीपट्टनम में 1611 में अनुमति मिली, और 1612 में यह फैक्ट्री बनकर तैयार हो गया। तो विलियम हॉकिंस जो है उसको जो है 400 मनसब प्रदान भी कर दिया, और उसके बाद 400 मनसब प्रदान करने के बाद उसको फिरंगी खान का, इंग्लिश खान का उपाधि दिया गया। पहली अस्थाई फैक्ट्री सूरत में 1612 में अनुमति मिली। तो अस्थाई फैक्ट्री 1612 में खोला। मछलीपट्टनम में क्या हुआ, 1611 में ही वो अस्थाई फैक्ट्री खोला था। और उसके बाद अकबर के अनुमति से ही जहांगीर की अनुमति से 1612 में सूरत में फिर अनुमति दिया, और 1613 में यह बनकर तैयार हो गया। तो 1608 में तो अधूरा ही था, लेकिन अस्थाई फैक्ट्री सूरत में ही फिर 1612 में बनकर तैयार हुआ। और अस्थाई फैक्ट्री 1612 में अंग्रेजों ने, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, अंग्रेज ने अपनी पहली कोठी कहाँ स्थापित किया? तो पहली कोठी स्थापित किया सूरत में, गुजरात का मालाबार तट में है सूरत। और दूसरी कोठी दूसरा क्वेश्चन यहाँ से आएगा कि अंग्रेज को पहली कोठी जो सबसे पहले तैयार हुई तो कहाँ हुआ? सबसे पहले तो मछलीपट्टनम और मद्रास में हुआ दूसरी कोठी। तो अंग्रेज़ों का पहली कोठी जो है सबसे पहले कहाँ पे तैयार हुआ? तो पहली कोठी अंग्रेज़ों का सबसे पहले तैयार हुआ मछलीपट्टनम, मद्रास और कोरोमंडल तट में। तो कहाँ हुआ? मछलीपट्टनम, मद्रास और कोरोमंडल तट में। तो पहली अस्थाई फैक्ट्री जो बना तो सूरत में बना, 1612 में अनुमति दिया गया था। तो 1612 से लेकर 1613 के बीच लगा टाइम बनने में। तो आगे है 1616 में सर टॉमस रो 1616 में सर टॉमस रो जो है जहांगीर का दरबार में आने वाला क्या है, दूसरा अंग्रेज है, द्वितीय अंग्रेज जहांगीर के दरबार में आता है 1616 में। और 1616 में जहांगीर से भेंट अंग्रेज़ों का जो होता है, अजमेर में होता है भेंट जहांगीर से सर टॉमस रो द्वितीय अंग्रेज था। और 1632 में गोलकुंडा का सुल्तान अब्दुल्लाह कुतुब शाह, तो गोलकुंडा का सुल्तान जो था अब्दुल्लाह कुतुब शाह ने अंग्रेज़ों के नाम एक सुनहरा फरमान जारी किया। क्या सुनहरा फरमान जारी किया? 500 सुनहरा फरमान में क्या होता था कि 500 पैगोड़ा, अभी तक 400 मनसब ही प्रदान किया गया था उसके पहले, और लेकिन 500 पैगारा वार्षिक कर, सुनहरा फरमान मतलब 500 पैगोड़ा हुआ, वार्षिक कर के सबसे पहला सुनहरा फरमान जारी किया 500 पैगारा। इसके अंतर्गत कर के एवज में उन्हें गोलकुंडा राज्य के बंदरगाहों में स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार करने की अनुमति दी जाती है। और यानी कि बंदरगाह को क्या हुआ, 500 पैगोड़ा वार्षिक कर में क्या हुआ, उसको भाड़ा पे लगा दिया जाता है। बंदरगाह को, गोलकुंडा का बंदरगाह को भाड़ा पे लगा दिया जाता है। पूर्वी भारत में पहली अंग्रेजी औद्योगिक इकाई 1633 ईस्वी में पूर्वी भारत में पहला व्यापारिक कोठी स्थापित किया जाता है। पहला व्यापारिक कोठी उड़ीसा में।
तो उड़ीसा के बालासोर में स्थापित किया जाता है। पूर्वी भारत में पहला अंग्रेजी औद्योगिक उद्योग का यूनिटी जो है इकाई 1633 ईस्वी में पहला फैक्ट्री उड़ीसा के बालासोर में स्थापित किया जाता है। उड़ीसा के बालासोर में स्थापित किया जाता है। पूर्वी भारत में ये पहले था, पश्चिमी भारत में, ये पूर्वी भारत का उड़ीसा के बालासोर में स्थापित किया जाता है अंग्रेजों का औद्योगिक इकाई। फिर मद्रास में अगला है, आगे क्या है कि मद्रास में 1639 ईस्वी में एक किला बनाया जाता है। मद्रास तमिलनाडु के तमिलनाडु में है मद्रास। 1639 ईस्वी में एक किला बनाया जाता है जिसका नाम क्या रखा, फोर्ट सेंट जॉर्ज। 1639 ईस्वी में बनाया किला फोर्ट सेंट जॉर्ज। मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज का एक किला बनाया 1639 ईस्वी में। और ये किला अंग्रेजी किला, भारत का पहला अंग्रेजी किला भारत को कहा जाने लगा। भारत का पहला अंग्रेजी किला कहाँ बना, तो मद्रास में बना, 1639 ईस्वी में बना। 1639 में तो अंग्रेजी आगे है अंग्रेजों के बारे में कि अंग्रेज सेनापति फ्रांसिस डे ने मद्रास को चंद्रगिरी के राजा फ्रांसिस डे था, अंग्रेज सेनापति ने क्या किया कि मद्रास को चंद्रगिरी के राजा दरमेला वेंकटप्पा से सट्टे पर ले लिया। तो फ्रांसिस डे अंग्रेज सेनापति ने क्या किया, मद्रास को चंद्रगिरी के राजा था दरमेला वेंकटप्पा से पट्टे पे ले लिया। 1651 ईस्वी में बंगाल के हुगली और कासिम बाजार में ब्रिजमैन के नेतृत्व में इन्होंने अपनी व्यापारिक कोठी बनाई। तो ब्रिजमैन के नेतृत्व में क्या किया, हुगली और कासिम बाजार में, बंगाल के हुगली और कासिम बाजार में ब्रिजमैन के नेतृत्व में अपना व्यापारिक कोठी बनाया। 1661 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय की शादी पुर्तगाल की राजकुमारी से कैथरीन मेयो से तो हो ही जाता है, और कैथरीन मेयो से के साथ हो जाता है। 1661 ईस्वी में ही पुर्तगाली राजकुमारी होती है, पुर्तगाल की राजकुमारी। और ये अंग्रेज राजा था चार्ल्स द्वितीय, राजकुमार, अंग्रेज राजकुमार था ये चार्ल्स द्वितीय। 1661 में पुर्तगाली राजकुमारी से इन्होंने शादी कर लेता है, और पुर्तगाल ने बम्बई को दहेज के रूप में चार्ल्स द्वितीय को दे देता है, बम्बई द्वीप को। और 1668 में चार्ल्स द्वितीय ने क्या करता है, 10 पाउंड के वार्षिक कर पे शुल्क पे, मामूली शुल्क पे क्या करता है, ईस्ट इंडिया कंपनी को बेच देता है बम्बई द्वीप को चार्ल्स द्वितीय ने। और 1669 से 1677 के बीच में आधुनिक बम्बई की नींव गेराल्ड अंगियार के द्वारा रखा जाता है। तो क्या करता है, आधुनिक बम्बई का नींव गेराल्ड अंगियार के द्वारा रखा जाता है। गेराल्ड अंगियार के द्वारा क्या करता है, आधुनिक बम्बई का नींव रखा जाता है 1669 से 1677 ईस्वी के बीच। तो 1680 में औरंगजेब ने गैर मुसलमानों पर 1.5% का जजिया कर पर आरोपित किया, जिसे अंग्रेज भी आते थे। इसमें क्या करता है, 1680 में औरंगजेब ने गैर मुसलमानों पर 1.5% का जजिया कर लगाया, गैर धार्मिक जो उसके धर्म से नहीं था, गैर मुसलमान थे, उस पर जजिया कर आरोपित किया, और अंग्रेज भी इसमें आता था जजिया कर में। तो 1.5% वार्षिक 1.5% का जजिया कर देता था। और 1686 में इस जजिया कर के विरोध में क्या हुआ, 1686 में इस जजिया कर के विरोध में अंग्रेज और मुगल में युद्ध हुआ। क्या हुआ, अंग्रेज ने बोला कि हम नहीं देंगे जजिया कर, हम व्यापार करेंगे, फ्री में व्यापार करने देना है तो दो, नहीं तो हम अपना शक्ति का प्रदर्शन करेंगे। तो 1686 ईस्वी में क्या किया, जजिया कर के विरोध में अंग्रेज और मुगल के बीच में 1686 में युद्ध हुआ, जिसमें मुगल बुरी तरह से हार जाता है। तो लास्ट में क्या होता है, तो मुगल हार जाता है, वह भागकर वह फुट्टा द्वीप पर शरण ले लेता है। तो क्या करता है, ये भाग जाता है और फुट्टा द्वीप पर शरण ले लेता है मुगल। इस लड़ाई में अंग्रेजों का नेतृत्व सर जॉन चाइल्ड कर रहा था। तो ये पूछाएगा कि पहले किस अंग्रेज सेनापति ने मुगल से युद्ध
करता था तो किसके नेतृत्व में मुगल और सबसे प्रथम मुगल और अंग्रेज के बीच में किसके नेतृत्व में युद्ध हुआ, तो सर जॉन चाइल्ड के नेतृत्व में अंग्रेजों और मुगलों के बीच में युद्ध हुआ। और ये भागकर कहाँ चला जाता है, फुट्टा द्वीप पर चला जाता है, शरण लेता है, और जिन्हें औरंगजेब के द्वारा हिंदुस्तान से निर्वासित कर दिया जाता है। तो अंग्रेज औरंगजेब के द्वारा उसको क्या करता है, मुगल सेनापति को क्या करता है, हार जाने के बाद औरंगजेब ने उसको हिंदुस्तान से निकाल देता है। अंग्रेज के द्वारा हार जाता है तो इससे शर्मसार हो जाता है औरंगजेब, और उसके बाद मुगल सेनापति को निकाल देता है। और 1698 ईस्वी में बंगाल के सूबेदार अजीम मुनसान बंगाल का कौन रहता था, सूबेदार है। 1698 में अजीम मुनसान के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को मात्र 1200 रुपये के मामूली शुल्क पर सुल्तानाती, गोविंदपुर और कलिकता क्या करता है, मात्र 1200 रुपये के वार्षिक शुल्क पर क्या करता है, वो 1200 रुपये के मामूली शुल्क पर सुल्तानाती, गोविंदपुर और कलिकता के जमींदारी राजस्व वसूलने के अधिकार दे दिया गया। क्या करता है, जमींदारी और राजस्व को वसूलने का अधिकार दे दिया जाता है सुल्तानाती, गोविंदपुर और कलिकता, जो कि अभी कलकत्ता है। तो ये 3 गांव था। और अजीम मुनसान के द्वारा ये किया गया, बंगाल का सूबेदार था। तो 1700 ईस्वी में कोलकाता में फोर्ट विलियम किला की स्थापना होता है। तो फोर्ट विलियम का किला का स्थापना कब किया जाता है, तो 1700 ईस्वी में फोर्ट विलियम किला का स्थापना किया जाता है। और जब चरनौव के द्वारा गोविंदपुर, सुल्तानाती और कलिकता को मिलाकर कलकत्ता शहर का स्थापना होता है। तो यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाएगा कि कोलकाता शहर का स्थापना किन किन गाँव को मिलाकर किया जाता है, या किन किन क्षेत्र को मिलाकर किया जाता है। तो गोविंदपुर, सुल्तानाती और कोलकाता, ये 3 क्षेत्र को कलकत्ता शहर मिलाकर कोलकाता शहर का स्थापना किया जाता है। और फोर्ट विलियम का प्रथम प्रेसिडेंट कौन था, तो चार्ल्स आयर को बनाया गया था फोर्ट विलियम का प्रथम प्रेसिडेंट। तो फोर्ट विलियम का स्थापना जब हुआ तो उसका प्रेसिडेंट भी होना चाहिए। तो प्रथम प्रेसिडेंट किसको बनाया गया, तो चार्ल्स आयर को बनाया गया प्रथम प्रेसिडेंट। अब आगे है आगे है 1700 ईस्वी में ही मद्रास को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कर दिया गया। मद्रास को क्या किया, बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कर दिया गया 1700 ईस्वी में ही विलियम फोर्ट का स्थापना किया गया। और विलियम फोर्ट का प्रथम प्रेसिडेंट चार्ल्स आयर को बनाया गया। और अलग करके स्वतंत्र मद्रास का क्या हुआ, ये पहले बंगाल प्रेसिडेंसी का ही भाग था मद्रास, और अलग स्वतंत्र मद्रास प्रेसिडेंसी बना दिया गया। तो मद्रास प्रेसिडेंसी बन गया 1700 ईस्वी में ही। 1707 में औरंगजेब का क्या होता है, मृत्यु हो जाता है 1707 में। उसके बाद क्या होता है, मुगल प्रशासन का धीरे धीरे पतन हो जाता है। मुगल प्रशासन का क्या होता है, धीरे धीरे पतन हो जाता है। इसके बाद एक अयोग शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को कई अधिकार देते चले गए। क्या होता है कि अयोग शासक जो कि उसके लोभ में, अंग्रेज के लोभ में, प्रभाव में आकर क्या होता है, उससे प्रभावित होकर उसी के कहने पर हर एक बात करने लगता है। अयोग शासक रहता है, लोभ से क्या करता है कि कंपनी को कई अधिकार देते चला जाता है। व्यापार करो, अपना जो भी मर्जी है धीरे धीरे उसको देते गया, और जो भी मर्जी है वो करो। और वो अपना सिर्फ रासलीला में मनमगन रहते थे, और अपना जो है शराब सब में, ये सब में अपना रुचि बढ़ा लेता था। इसी के कारण ये सब अयोग शासक घोषित किया गया। और क्या है, 1717 ईस्वी में मुगल बादशाह फारूक सियार ने एक शाही फरमान जारी करता है। अब क्या है, 1717 ईस्वी में क्या करता है, एक शाही फरमान फारूक सियार ने, मुगल बादशाह जो था 1717 में शाही फरमान जारी करता है, कंपनी को विभिन्न विशेषाधिकार प्रदान कर देता। अब क्या होता है, अब इसके बाद क्या होता है कि 1717 में शाही फरमान जारी कर देता है। अंग्रेजों के प्रति बहुत ही सहिष्णु बन गया, बहुत ही उदार हो गया मुगल बादशाह। और फारूक सियार ने शाही फरमान भी लास्ट में जाके जारी कर दिया अंग्रेजों को। अब तो मुगल का बल्ले बल्ले। तो शाही फरमान में क्या था कि मात्र
30,000 मात्र 30,000 रुपये के वार्षिक शुल्क पर कंपनी को बिना शुल्क दिए बिहार बंगाल उड़ीसा पर क्या क्या बिहार बंगाल उड़ीसा में कर सिर्फ लगेगा और वार्षिक कर शुल्क पर कंपनी को बिना शुल्क दिए बिहार बंगाल उड़ीसा में सिर्फ कर रहेगा और मात्र 30,000 पर दे दिया। वो अपना छूट दे दिया व्यापारी कंपनी को व्यापार करने के लिए, मुक्त कर दिया, व्यापार करने की छूट दे दिया और कलकत्ता के आसपास के ज़मीन को किराए पे लेने का अधिकार दे दिया कि आप अपना कलकत्ता के आसपास का जितना भी ज़मीन है आप किराए पे लेकर उस पर व्यापार कर सकते हैं और व्यापारी कंपनी खोल सकते हैं। तो यहाँ भी ये दे दिया और 10,000 रुपये सालाना राशि देने के एवज में क्या किया, अब सूरत में कर मुक्त कर दिया। बोला कि अंग्रेज़ों को कि तुम हमको जो है सालाना 10,000 रुपया देना और सूरत के एवज में सूरत में जो है 10,000 सालाना देना और सूरत में मुक्त व्यापार करो, सिर्फ 10,000 देना साल भर में। तो ये हो गया, अधिकार दे दिया गया, सूरत में कर मुक्त व्यापार करने का अधिकार दे दिया। फिर बम्बई में ढाले गए कंपनी के सिक्के को पूरे मुगल साम्राज्य में मान्यता दे दिए, प्रदान करने की घोषणा की गई। तो बम्बई में मुगल बादशाह ने जो है बम्बई में ढाले गया कंपनी के द्वारा जो सिक्का ढाला जाता था बम्बई में, तो उसके पूरे मुगल साम्राज्य जो है पूरा जितना भी था मुगल साम्राज्य क्षेत्र उसमें क्या है मान्यता दे दिया गया। इस सिक्का को ढाला गया सिक्का को मान्यता प्रदान कर दिया गया और मान्यता, इसे कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा गया। तो ये क्या है, कंपनी को तो एकदम बहुत बड़ा जो है कंपनी को बहुत बड़ा खजाना हाथ लग गया। तो इसीलिए कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाने लगा। जब उसको हर जगह से और मुगल साम्राज्य से उसके सिक्का को मान्यता प्राप्त कर दिया गया कि हाँ ये सिक्का जो है चलेगा अब हमारे पूरे भारत में, मुगल साम्राज्य से पूरे मुगल साम्राज्य से उसके सिक्का को बम्बई द्वारा ढाले गए सिक्का को क्या किया कि दे दिया गया, मान्यता दे दिया गया। अब क्या है, ये सारे अधिकार किसने दिया था, कंपनी का मैग्ना कार्टा, और ये सब दिया है फारूक सियार से सर जॉन सरमन और हैमिल्टन में सर जॉन सरमन और हैमिल्टन प्राप्त करने में सफल था। तो फारूक सियार से क्या किया, ये सब अधिकार सारे अधिकार सर जॉन सरमन और हैमिल्टन द्वारा ये सारे अधिकार प्राप्त करने में सफल हो गया। फिर 1833 में 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा क्या हुआ, 1833 का चार्टर एक्ट में ये महत्वपूर्ण चार्टर एक्ट है 1833 का चार्टर। तो इसके द्वारा क्या हुआ, 1833 का चार्टर के द्वारा द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेंडिंग टू द ईस्ट इंडीज़ का नाम बदलकर ईस्ट इंडिया कंपनी कर दिया। अब क्या हुआ कि ये बहुत बड़ा जो ये नाम था 1833 के चार्टर से नाम बदलकर क्या किया कि द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेंडिंग टू द ईस्ट इंडीज़ नाम को बदलकर ईस्ट इंडिया कंपनी कर दिया। मतलब छोटा सा बड़ा नाम को छोटा कर दिया गया, अब ये ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जाने लगे। तो पीछे आपने देखा कि किस प्रकार से अपना प्रभाव से प्रभावित करके अपने भाषा से या जो भी है टैलेंट से प्रभावित करके किस प्रकार भारत के मुगल बादशाह को आकर्षित करके अपना सारे अधिकार प्राप्त कर लिया। और लास्ट में क्या हुआ, सारा अधिकार प्राप्त करने के बाद फारूक सियार ने उसको दे दिया और कंपनी को क्या हुआ कि बहुत बड़ा सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ जो कि कंपनी को कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाने लगा। वो अपना सिक्का ढाला, जितना भी सिक्का ढालने के बाद उसको मुगल क्षेत्र से जितना भी था उसको मान्यता प्राप्त मिला। और उसके बाद आता है अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी का तो स्थापना हो जाता है। लास्ट में बड़ा नाम से छोटा नाम हो गया। अब आ जाता है डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना होता है। तो ये आगे वाला क्लास में पढ़ेंगे 1616 डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी।